तो आज हमारा टॉपिक है ठोस अवस्था का ही सेकंड पार्ट। आज डे 2 है। हमने फर्स्ट पार्ट ठोस अवस्था का सॉलिड स्टेट का बना दिया पहले ही। इस वीडियो को देखने से पहले आप उसको देखिए, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। तो अब ठोस अवस्था का पार्ट 2 हमने लिख दिया, सॉलिड स्टेट पार्ट 2 आज है। तो हमने जहां खत्म किया था वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट में जब खत्म किया था तो हमने दो चीजें आपको बताई थी, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। तो क्रिस्टल जालक हमने बताया था कि बिंदुओं का वह सममित पुनरावृत्ति पैटर्न जो किसी ठोस में परमाणुओं की स्थिति का निर्धारण करते हैं, उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। और फिर हमने एकक कोष्ठिका बताया आपको, यूनिट सेल में हमने कहा कि किसी भी क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम अंश जिसकी पुनरावृत्ति से, यानी जिसको बार बार रखने से उस क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है, उसे हम कहते हैं एकक कोष्ठिका। जैसे एग्जांपल के तौर पे कल हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि ये हमने नीचे वाला आपको बताया कि ये घन है, ये है घन। अब इस घन के ऊपर एक घन रखा गया है। ऐसे ही बहुत सारे यदि घन रख दिए गए, घन क्यूब, तो बहुत सारे यदि घन रख दिए गए तो वो बनाएगा क्रिस्टल जालक। तो क्या आप ये कहेंगे कि ये जो घन है इसी को बार बार पुनरावृत्ति मतलब रिपीट किया गया है, बार बार उसी को रिपीट किया गया है, तभी क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ। तो अर्थात रिपीट किसका किया गया है? एक घन का। तो यही घन एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल कहलाता है। तो हमने ये यूनिट सेल बता दिया आपको। अब यूनिट सेल केवल क्यूबिक नहीं होता है, ये घन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आप देख रहे हैं, ये इसके सारे डायमेंशंस बराबर है, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये और उतना ही बड़ा ये भी। तो इसलिए इसे हम कहते हैं कि ये घन है, ये क्यूब है। तो ये घन है, लेकिन जो पैकेजिंग होती है या जो आप कह सकते हो, जो एकक कोष्ठिका जो हमने पीछे आपको बताया, एकक कोष्ठिका केवल इस घन के आकार का नहीं होता है, वो और भी आकार का होता है। जैसे इसमें आप देखिए, इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये जितना चौड़ा है उतना ही चौड़ा ये भी है, जितना चौड़ा इधर है उतना ही चौड़ा इधर भी है, मतलब दो भुजाएं आपस में बराबर है। हम मान लेते हैं कि अब हमने एक घन बना लिया, इसी को हम बना लेते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। ये हमने घन बना लिया और कोई एक कोना मान लीजिए ये हमने पकड़ लिया, इसमें हमने एक डायमेंशन मतलब ये वाला डायमेंशन मान लिया A, ये वाला मान लिया B और ये वाला मान लिया C। तो ये 3 डायमेंशंस हैं इसके। तो आप यदि इसमें देखेंगे तो जितना A है आगे की तरफ उतना ही B है, उतना ही C है, यानी A बराबर B बराबर C। और ये 90-90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये अल्फा बीटा और गामा होता है। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर होता है 90। तो अगर ये कंडीशन होता है तो उसे हम कहते हैं कि ये घन है यानी क्यूब है। लेकिन ये कंडीशन बदल भी सकती है। घन जो इकाई एकक कोष्ठिका होती है वो अन्य प्रकार की भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये, इसमें आप देख रहे हो कि ये A और B, A और C, A बराबर है C के, A बराबर है C के, लेकिन ये जो है बड़ा है। तो आप ये कह सकते हो कि इज नॉट इक्वल टू B, मतलब A और C तो बराबर है पर B जो है वो बराबर नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं टेट्रागोनल। तो अब हम वही पढ़ा रहे हैं एकक कोष्ठिका के प्रकार। तो हम उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। एकक कोष्ठिका के प्रकार में आप ये कहोगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। एकक कोष्ठिका के प्रकार, एकक कोष्ठिका के प्रकार। तो अब टाइप्स ऑफ यूनिट्स है। तो हमने पहला कहा कि पहला होता है घन मतलब घन के आकार का, तो घनाकार आप कह सकते हो। दूसरा हमने कहा टेट्रागोनल। तो इसको याद करना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए हमें आपको इसको बाय द ट्रिक याद करना बताते हैं।
आपसे पूछ दिया जाता है कि एकक कोष्ठिका टेट्रागोनल या रोम्बोहेड्रल, आर्थोगोनल या ये ऐसे ही बहुत सारे ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, इन सब के डायमेंशंस बताइए और वो एंगल डायमेंशंस बताइए, आपसे पूछ दिया जाता है। तो हम उसको एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि सीटी, ध्यान देंगे, सीटी और मोटर सीटी और मोटर रहे, तो ये अब हम इसको कैसे समझेंगे, सीटी और मोटर रहे। तो सबसे पहले आया सी, तो सी से हो जाता है क्यूबिक, तो इसको क्यूबिक पहला है, सी से क्यूबिक, जिसमें जो उसके डायमेंशन होते हैं वो ए बराबर बी बराबर सी होता है। और जो एंगल हमने आपको कोड बताया था, जैसे ये आप देख लीजिए, ये ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है, ये लिख देता हूँ, ये हमारे पास ए रहा, ये हमारे पास बी रहा और ये हमारे पास सी रहा। सपोज कर लेते हैं इसमें 3 एंगल होंगे, ये हमारे पास एक अल्फा रहा, ये हमारे पास बीटा रहा और नीचे वाला गामा रहा। तो अगर वो सी से क्यूबिक, सी से सी होता है तो क्यूबिक, तो ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, मतलब तीनों कोण 90 डिग्री होंगे। ये इसका ट्रिक है, इसको आप बाय द ट्रिक कह सकते हो। तो हम इसको ट्रिक से याद कर, थोड़ा सा एनसीईआरटी में पूछा गया है कभी कभी, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यूबिक, ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। अच्छा, दूसरा है टी, तो टेट्रागोनल, तो आप लिख सकते हो टेट्रागोनल, स्पेलिंग है टेट्रागोनल, लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। टेट्रागोनल, उसमें क्या होता है, ये टेट्रागोनल है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एकक जो सिरे हैं, मतलब उसके जो कोर है, इसको कोर बोलते हैं, उन कोर को हम इक्वल हटा दे जाते हैं। मान लीजिए ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी, एक पहले तीनों बराबर था, अब 2 बराबर है, 1 बराबर नहीं है, और कोड सेम रहेगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। अगला है और, तो और को आप ओ आर से समझेंगे, और का मतलब ओ आर, तो याद रखिएगा, फिर से बता देता हूँ। सी का मतलब क्यूबिक, टी का मतलब टेट्रागोनल, करिए सी से सी हो जाएगा, टी से तो टी है टेट्रागोनल बन जाएगा, और से ओ आर होगा, और ये एम ओ मोटर अलग अलग होगा, ये एम ओ और टी आर ये दोनों अलग अलग होगा, और ये आर और एच भी अलग अलग होगा। तो उससे हम डिफाइन कर पाएंगे कि नाम क्या होगा। तो सी से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, और से आर्थोरोम्बिक, ओ और से ध्यान दीजिएगा, ऑर्थोरोम्बिक, तो आर्थोरोम्बिक और से आर्थोरोम्बिक, उसके बाद एमओ से मोनोक्लिनिक, और टीआर से ट्राइक्लिनिक, उसके बाद आगे आता है आर और एच, आर से रोम्बोहेड्रल, ध्यान दीजिए, और एच से हेक्सागोनल, ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, मतलब एकक कोशिका के प्रकार है। तो ध्यान दें क्या कि सीटी और मोटर रहे, तो सी से क्यूबिक हो जाएगा, टी से टेट्रागोनल, और से आर्थोरोम्बिक, एमओ से मोनोक्लिनिक, टीआर से ट्राइक्लिनिक, आर से रोम्बोहेड्रल और एच से हेक्सागोनल। अब रही बात इनके डायमेंशंस की, तो अब ऐसे आएंगे बाय द ट्रिक। तो अल्फा बराबर बीटा, ए बराबर बी बराबर सी, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। एक बार रिमाइंड मार लीजिए, वैसे ही इसको वीडियो को रोक करके रिमाइंड मारिए। सी टी और मोटर रहे, सी से क्यूबिक होता है,
T से टेट्रागोनल, और फिर और से ऑर्थोरोम्बिक, MO से मोनोक्लिनिक, TR से ट्राइक्लिनिक, R से रोम्बोहेड्रल और H से हेक्सागोनल। टोटल देखेंगे 7 होगा, 3 3 6 और 1 7। अब हमें डायमेंशंस की बात करनी है। ये कोर कहलाते हैं, अब ये कोण कहलाता है, कोर और कोण, ये कोर है, ये कोण है। अब A बराबर B बराबर C, पहले सभी बराबर था और सारे कोण 90 डिग्री थे, एक बराबर नहीं हुआ, सारे कोण 90 डिग्री। अगर आप आइडियोलॉजिकल समझे तो नेक्स्ट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नेक्स्ट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? A is not equal to B is not equal to C। अरे भाई तीनों बराबर था, तीनों बराबर था, यहाँ पे 2 बराबर था, तो तीनों बराबर नहीं होगा, और ये एंगल यही रहेगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। समझ में आ रहा है? एक्सप्रेशन समझ नहीं आता है ऐसे, इसलिए थोड़ा गड़बड़ है, अब भी थोड़ा हेजिटेट हो रहा है, लेकिन फिर भी आइए। तो ये आपने समझा। अच्छा नेक्स्ट, अभी हमने क्या किया था कि कोर को बराबर हटाते जा रहे थे, अब हम कोण को बराबर हटाते जाएंगे। तो मोनोक्लिनिक में आ जाएगा A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, और अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90, ये बन जा रहा है। तो आपने कहा मोनोक्लिनिक में A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, और अल्फा बीटा गामा बराबर 90, अल्फा बीटा और 90 हो गया, गामा बराबर 90 डिग्री हो गया। अच्छा, तो 2 सेकंड 3 सेकंड आपको समय देता हूँ, सोच लीजिए कि ट्राई क्लिनिक में क्या होना चाहिए। ट्राई क्लिनिक में क्या होना चाहिए? ऐसे ही आपको आगे बढ़ते रहना है। तो अब ट्राई क्लिनिक में आप कह सकते हो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, और उसके बाद ये वाला 2 बराबर था और तीसरा बराबर नहीं था। तो अब अगला क्या आएगा? अब ये दोनों बराबर नहीं होगा, मतलब तीनों बराबर नहीं होगा। तो आपने सिस्टम शायद समझ लिया हो कि हम क्या कह रहे हैं, कैसे हम बाय द सिस्टम चल रहे हैं। तो इसी बेसिस पे आपको आगे बढ़ते रहना है। तो अब आपने कहा कि यहाँ सब हो जाएगा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, ये तीनों इक्वल नहीं होगा। अब फिर नेक्स्ट में अब आ जाता है रोम्बोहेड्रल। तो अब हमने क्या किया कि नॉट इक्वल टू से तीनों बना लिए, अब हम इक्वल टू से बनाएंगे। इक्वल टू में लिखेंगे A बराबर B बराबर C, A बराबर B बराबर C यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे A बराबर B बराबर C, मतलब ये एंगल अब इक्वल नहीं करेंगे, मतलब एंगल में 90 हटा देंगे, मतलब कह देंगे अल्फा बराबर बीटा 90 होगा लेकिन गामा 90 नहीं होगा। तो सिंपल से ऐसे ही हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये है डायमेंशंस, आप इसको याद रखिएगा। और ये एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार हैं, इन एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब हमें जो हमने 7 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं पढ़ी, इन 7 प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं में केवल हमको एक ही पढ़ना है, और वो है क्यूबिक। अब आपको अच्छा लगेगा, क्यूबिक पढ़ना है हमें, मतलब कि घनाकार, मतलब जो घन है उसमें हमें परमाणुओं का एकक, उसी एकक कोष्ठिका को पढ़ना है। तो आपको आप अगला हेडिंग डालेंगे कि घनाकार एकक कोष्ठिका। तो अब जब घनाकार एकक कोष्ठिका है तो इसकी जो फीलिंग है, मतलब इसमें जो परमाणुओं को जो रखा जाता है वो कितने प्रकार से रखा जाता है, तो हम ध्यान देंगे। कल हमने आपको बताया था, मान लीजिए ये कोई घन है, तो सामान्यतः हम परमाणु को जो है 8 कोनों पे रख सकते हैं। 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 परमाणु, 5, 6, 7 और 8। तो हम क्यूबिक घन में एकक घनाकार एकक कोष्ठिका में जो परमाणुओं की पैकिंग है वो पहला पैकिंग होता है, यानी टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, मतलब जो पहला पैकेजिंग है जो उसको हम कहते हैं सरल घन एकक सेल। तो सरल घन एकक सेल, देखना बार बार आप सेल सेल आ रहा है तो आपको सेल के बारे में अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा होता है काय केंद्रित घन एकक सेल, काय केंद्रित घन एकक सेल। तीसरा होता है फलक केंद्रित घन एकक सेल,
फलक केंद्रित घन एकक सेल। और ये 3 हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं को हमें आगे पढ़ना है। तो सरल घन एकक सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। काय केंद्रित घन एकक सेल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और फलक केंद्रित घन एकक सेल को फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। काय सरल घन एकक सेल को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, काय केंद्रित बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, फलक केंद्रित को फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। तो फलक केंद्रित हमें बारी बारी से बात करनी है। पहले बात होगी परिभाषा। तो सरल घन एकक सेल क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि हम परमाणुओं को घन में कैसे पैक्ड करते हैं, तो आप कहोगे कि इन 3 प्रकार से पैक करते हैं। सरल घन एकक सेल एक ऐसा घन एकक सेल, सरल घन एकक सेल की परिभाषा है एक ऐसा घन एकक सेल जिसमें परमाणु केवल 8 कोनों पर रखा होता है। एक ऐसा घन एकक सेल जिसमें परमाणु केवल घन के 8 कोनों पर रखा होता है, उसे हम सरल घन एकक सेल कहते हैं। एक ऐसा घन एकक सेल जिसमें परमाणु केवल 8 कोनों पर रखा होता है, उसे हम सरल घन एकक सेल कहते हैं। तो ये रहा, अर्थात ये मान लीजिए ये हमें इसको सरल घन एकक सेल बनाना है, तो ये हमारा घन है। अब हम 8 परमाणु 8 गोले लेंगे और उनके कोनों पे रख देंगे, 1 कोना 2 कोना 3 कोना 4 कोना, ऐसे 8 कोनों पे रख देंगे, तो कौन सा घन एकक सेल बनाएगा? सरल घन एकक सेल बनाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं काय केंद्रित घन एकक सेल। एक ऐसा एकक सेल, एक ऐसा घन एकक सेल, एक ऐसा घन एकक सेल जिसमें परमाणु 8 कोनों पर रखा होता है तथा साथ ही परमाणु 8 कोनों पर रखा होता है तथा साथ ही उस घन के केंद्र में एक परमाणु होता है, साथ ही घन के केंद्र में एक परमाणु रखा होता है, तो उसे हम काय केंद्रित घन एकक सेल बोलते हैं। ये रहा काय केंद्रित। अच्छा, अगला है फलक केंद्रित घन एकक सेल। तो फलक केंद्रित में आप ये कहते हो कि एक ऐसा घन एकक सेल जिसमें 8 परमाणु 8 कोनों पर रखा होता है तथा 6 परमाणु 6 फलक, छक्का आता है 6 फलक होगा भाई, ऐसे ही होता है छक्का जो हम वो लूडो में खेलते हैं। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 और 6, तो आप कहोगे एक ऐसा घन एकक सेल जिसमें परमाणु 8 कोनों पर रखा जा, 8 कोनों के साथ साथ और 6 फलक पर भी परमाणु रखा जाता है, उसे हम फलक केंद्रित घन एकक सेल कहते हैं। जैसे बाय द ज्योमेट्री ये हमने 3 घन एकक सेल बना लिए। इस 3 घन एकक सेल में हम देखते हैं कि सरल घन एकक सेल कौन है, काय केंद्रित घन एकक सेल कौन है। तो ये हमने 3 बना लिए। ध्यान दीजिए, ये हमने 3 हमने घन एकक सेल बना लिया। अब रही बात सरल घन एकक सेल। तो सरल घन एकक सेल में बाबू पहले हम बना देते हैं, आप आइडेंटिफाई करिएगा कि कौन सा वाला कौन सा है। ये जो गोला गोला हम बना रहे हैं ये परमाणु है, ये परमाणु रखे गए हैं, परमाणु आयन हो सकते हैं। तो ये हम यह इस पर बना रहे हैं। हाँ, तो देखिए भाई ये हमारा घन एकक सेल है। इसमें परमाणु जो है आपको कहाँ दिख रहा है? केवल कोने पे। जब कोने पे है तो ये कौन सा घन एकक सेल होगा? तो आप कहेंगे सर सरल घन एकक सेल होगा, क्योंकि परमाणु केवल कोनों पर स्थित है। इसमें देखिए 8 कोनों पे है और 6 फलक पे है। एक फलक उधर वाले पे, ये वाला जो है इधर वाले पे है, आगे वाले पे, और ये वाला नीचे वाले पे, ये वाला इधर वाले पे, और ये वाला ऊपर वाले पे, और ये वाला पीछे वाले पे। तो ये कौन सा होगा? फलक केंद्रित घन एकक सेल। अच्छा, काय केंद्रित में ये देखिए 8 कोनों पर है और एक को किस पे है? केंद्र में। तो ये हो जाएगा काय केंद्रित घन एकक सेल। तो ये है हमारा क्यूबिक यानी घन एकक सेल की पैकेज। घन एकक सेल में ऐसी ही पैकेजिंग की जाती है, जब घन होता है तो ऐसे ही पैकेजिंग होती है। अब हमें आगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई एक घन एकक सेल है, कोई एक घन, ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, एक घन एकक सेल है, इस घन एकक सेल के प्रत्येक कोनों पर, घन एकक सेल के प्रत्येक कोनों पर यक्ष एटम रखा गया है, कोई यक्ष प्रकार का परमाणु है, उसे इसके कोनों पर रखा गया है, और एक और कोई परमाणु है वाई, जिसको इस घन के केंद्र में रखा गया है। तो हम वाई को गोला दिखा देते हैं और एक्स को ये कलर्ड दिखा दिए। तो आपसे से पूछा जाएगा कि एक सरल घन एकक सेल के, मतलब एक घन में, किसी घन एकक सेल में यदि यक्ष परमाणु घन के कोनों पर रखा गया है तथा वाई परमाणु घन के केंद्र में रखा गया है, तो बताइए उस अणु का या उस यौगिक का फॉर्मूला क्या होगा, उसका सूत्र क्या होगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें पता करना होता है कि इस घन एकक सेल में कितने परमाणु होंगे, कितने परमाणु यक्ष के हैं और कितने परमाणु वाई के हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए इस घन एकक सेल में अगर यक्ष के 8 परमाणु हैं तो हम 8 लिख देंगे, और वाई के अगर 1 परमाणु है तो हम 1 लिख देंगे। ये इसका अणुसूत्र कहलाएगा। लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है। अभी आपको सही लग रहा है लेकिन ये सही नहीं है, इसको भी हम समझेंगे आगे। फिर हम यानी क्या हम ये बताना चाह रहे थे, हमें ये पता करना होगा कि इस एकक सेल में यक्ष के कितने परमाणु हैं और वाई के कितने परमाणु हैं, ताकि हम उसका अणुसूत्र लिख सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि बालक, हमें ये देखना होगा कि जब किसी भी परमाणु के कोर पे यानी कोने पे, यदि किसी परमाणु के कोने पर कोई परमाणु रखा गया है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहां पे कोई परमाणु रखा गया है, तो ये जो कोने पे रखा परमाणु होता है वो 8 भागों में बढ़ता है। यानी एक घन एक, ये मान लीजिए परमाणु है, इसका 1/8वां भाग ही इसका होगा, 1/8वां भाग ही इस एकक सेल का होगा, और जो बाकी बच रहा है वो अन्य एकक सेल का होगा जो अगल बगल इसके लगे होंगे। एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कुछ इस प्रकार से, ध्यान देंगे। ये हमने एक छोटा सा बनवा के आपको दिखाया। अब बताइए कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई गोला समझ रहे ना, गोला रखा गया है, गोला, यहाँ पे कोई गोला रखा गया है, तो ये गोला कितने पार्ट में कटेगा इसे हमें समझना है। एक गोला कितने पार्ट में कटेगा, तो बताइए। अभी हमने यहाँ 2 बनाया, एक यहाँ बना एक यहाँ बना, तो यानी ये गोला अभी कितने पार्ट में कटा है, 2 पार्ट। मतलब ये गोले का आधा भाग इसमें जा रहा है और आधा भाग इसमें जा रहा है। लेकिन ये बताइए जब एक घन एकक सेल बनाया जाएगा तो क्या इधर भी होगा, मतलब एक क्यूब यहाँ होगा और एक क्यूब यहाँ पे होगा। बात समझेंगे, एक घन यहाँ पे होगा और एक घन यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब कि जो ये गोला है अगर 2 यहाँ पे भी रख दें, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक यहाँ भी होगा आगे की तरफ और एक यहाँ भी होगा, वो 2 पीछे है और ये 2 आगे है। तो अब जो है ये गोला कितने भाग में बढ़ गया, 4 भागों में। मतलब ये जो गोला था वो एक भाग इसका है, एक भाग इसका है, एक भाग इसका है, एक भाग इसका है। अब आप नीचे कहीं भी रखेंगे, मान लीजिए इसके पीछे रखा गया तो ये गोला से अटैच नहीं होगा, इधर आपने रखा तब ये गोला अटैच नहीं होगा। तो आपने कहा कि अगर सर मान लीजिए 4 क्यूब रखे गए, ध्यान से समझेंगे, अगर 4 घन रखे गए, मान लीजिए यहाँ पे एक गोला रखा गया, अब एक घन यहाँ है, एक घन यहाँ है, एक इधर होगा, एक इधर होगा। मतलब ये जो गोला है वो नीचे 4 एकक सेलों में बटा। तो 4 नीचे हैं तो क्या 4 ऊपर भी होंगे, बात समझेंगे। एक गोला था, 4 नीचे घन होंगे तो ये 4 भाग में बटेगा, ऊपर भी 4 रखे जाएंगे तो ये जो है कितने भाग में बट जाएगा, 8 भागों में। बात समझ में आ रही है। तो ये हमने 2 घन लिए हैं, अगर इन दोनों घनों के आगे भी 2 घन रखे जाए तो क्या ये जो कोना है, ये जो कोना है वो कोना इस सबका पार्ट है,
मतलब ये देख रहे हैं आप कोना, ये कोना क्या इसका भी है, देखिए, और क्या यही कोना इसका भी है, क्या समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए, क्या ये जो कोना है वो इस घन एकक सेल का है, ये आपको दिख रहा है? क्या यही कोना इस घन एकक सेल का है? बिल्कुल है। देख लीजिए, ये कॉमन है, ये जो बीच वाला ये फलक बनाया गया ना, ये कॉमन है दोनों में। तो अब अगर आगे बनाया जाएगा तो इसी पे आएगा वो, यानी ये कोना इस वाले के लिए भी कॉमन होगा और यही कोना इस वाले के लिए कॉमन होगा, मतलब 4 नीचे और 4 ऊपर, यानी ये कोना कितने लोगों के लिए कॉमन होगा? 8 लोगों के लिए। मतलब यहाँ जो कण रखा जाएगा वो कितने भागों में बटेगा? 8 भागों में। यानी आप जान लीजिए कि यदि कोई कण या यदि कोई परमाणु, ध्यान देंगे, यदि कोई परमाणु, समझेंगे बात को, यदि कोई परमाणु घन के कोने पर रखा गया है तो वो कितने भागों में? 8 भागों में विभाजित हो जाता है। यदि कोई परमाणु किसी घन के कोने पर रखा गया है तो वो 8 भागों में विभाजित हो जाता है। तो आप इसको जो है नीचे जो हमने पहले सरल घन एकक सेल, कायकेंद्रीय घन एकक सेल, उसके बाद वो है लिखवा दिया, फिर नीचे आप हेडिंग डाल लेंगे कि प्रत्येक घन एकक सेल में उपस्थित परमाणु का विभाजीकरण, प्रत्येक घन एकक सेल में उपस्थित परमाणु का विभाजीकरण। तो आपने समझा कि जो कोने पे होगा, कोने पर परमाणु का 8 भाग होता है, 8 भागों में वो बढ़ जाएगा। मतलब एक घन एकक सेल का कितना भाग उसके हिस्से में आएगा? 1/8 होगा। अच्छा, ये रहा कोने पे। अच्छा, मान लीजिए फेस पे, बाबू मान लीजिए ये हमने यहाँ पे एक परमाणु रखा फलक पे, यहाँ पे जब एक परमाणु रखा तो जब ये ऐसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि अगर इसमें यहाँ पे कोई परमाणु रखा गया है, सपोज कर लीजिए गोला, यहाँ पे कोई गोला रखा हुआ है, तो जब इसको टच कराएंगे तो क्या वो गोला इसके और इसके लिए, दोनों के लिए कॉमन नहीं होगा? देखिए कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है। तो हम ये कहते हैं कि जो फलक पे उपस्थित परमाणु है वो कितने लोगों में बटेगा? इसमें बटेगा, इसमें बटेगा। इधर रखोगे आप, मान लीजिए, सॉरी, इसमें बटेगा और इसमें बटेगा। अगर बीच में रखा हुआ, वहां पे फलक पे रखा हुआ, यहाँ रखोगे तो नहीं बटेगा, तो वहां तो यहाँ रखोगे नहीं बटेगा, ऊपर रखो कहीं भी नहीं बटेगा। यानी जो फलक पे रखा परमाणु होता है वो कितने भागों में बटता है? 2 भागों में। फलक पे रखा परमाणु का 2 भाग होता है, मतलब 1/2वां भाग उसके इसके एक यूनिट सेल का 1/2वां भाग उसका होगा। अच्छा, अगला पढ़ेंगे, अगर उसके केंद्र में हो, किसमें हो? केंद्र का मतलब ऐसे बीच में, यहाँ बीच में हो। अगर कोई परमाणु बीच में है तो अगर आप अगल बगल कहीं भी रखेंगे, यहाँ पे रख दिया, उधर रख दिया, उधर कहीं भी रख देंगे, तो बताइए क्या वो बटेगा? वो नहीं बटेगा भाई, वो तो अंदर है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो केंद्र में परमाणु होता है वो एक भी भागों में बटता नहीं है। फिर से रिमाइंड मारिए, अगर कोने पे परमाणु होगा तो कितने भागों में? 8 भागों में विभाजित होगा। और अगर फलक पर होगा तो कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित होगा। मतलब एक इधर का वाले का होगा, इधर मानी 1/2, 1/2 ही उसके खाते में आएगा, बाकी जो है दूसरे के खाते में चला जाएगा। और जो केंद्र होगा वो पूरा उसी घन एकक सेल का है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे हम एक क्वेश्चन आपको दोहरा कर दिखाते हैं। समझ लीजिए, आपसे कहा गया कि किसी घन एकक सेल में, ध्यान देंगे आप, किसी घन एकक सेल में यदि यक्ष परमाणु घन के कोने पर तथा वाई परमाणु घन के फलक पर, वाई परमाणु घन के फलक पर और Z परमाणु घन के केंद्र में स्थित हो तो बताइए उसका अणुसूत्र क्या होगा? अणुसूत्र क्या होगा? मैं इसको ये बता देते हैं आपको, बना के देख लीजिए। हाँ,
तो जो ऐसे रंगा गया है उसको हमने दिखाया x से, मतलब ये x है, ये x है। फलक पे है y परमाणु, y जो है फलक पे, उसको हमने बोले सीधा ऊपर वाले का हो गया, ये उधर वाले का हो गया, ये इधर वाले का हो गया, ये उधर वाले का हो गया, ये इधर वाले का हो गया, ये इधर वाले, 6 होता है। अच्छा, और जो है जड़ परमाणु घन के केंद्र में, तो उसको हमने एक ऐसे स्क्वायर से दिखा दिया। तो ये है हमारे पास, इसका पूछ रहा है। तो आप बताइए कि यक्ष के कितने परमाणु हैं? 8। कितने परमाणु? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब यक्ष के 8 परमाणु हैं और एक जो है 8 भागों में बढ़ता है, मतलब एक का 1/8वां भाग इसका है, एक का 1/8वां भाग इसका है, तो मतलब इसका 1/8वां भाग इसका होगा, इसका भी 1/8वां भाग इसका होगा, इसका भी 1/8वां भाग, इसका भी 1/8वां, इसे कितनी बार? 8 बार, क्योंकि 8 है, 1/8वां भाग, 1/8वां भाग, 3 3 6 और प्लस 1/8वां भाग प्लस 1/8वां भाग। तो आप लिखोगे यक्ष परमाणुओं की संख्या, यक्ष परमाणुओं की संख्या ऐसे लिख देंगे। और जब इसको आप जोड़ोगे तो सब हर समान है, तो पूरा सीधे से जुड़ जाएगा। 8/8 मतलब के परमाणु, एक परमाणु। यक्ष कितने परमाणु आ गए? एक परमाणु, आसान है। अच्छा, अब रही बात वाई की, तो वाई परमाणुओं की संख्या बराबर। आप बताइए क्या ये फलक पे है? और जब फलक पे होता है 2 भागों में बढ़ता है, मतलब इसका कितना भाग इसका है? 1/2 भाग। इसका कितना भाग इसका है? 1/2 भाग। तो 1/2 प्लस 1/2, 6 तो है, तो कितनी बार? 6 बार। 1/2 प्लस 1/2 6 बार हुई। तो हमने ये कहा क्या सबका हर समान है, ऊपर सीधे से जुड़ जाएगा। 6/2 तो कितना आ गया? 3। अच्छा, अब रही बात इसके जड़ परमाणु की, तो जड़ परमाणु की संख्या आप बताइए कि क्या ये इसके केंद्र में है? वो किसी से बटे उठेगा नहीं, इससे उसकी संख्या सीधे कितनी हो जाएगी? 1। तो अब हम इसका अणुसूत्र जो होगा, अणुसूत्र बराबर ये x का कितना परमाणु? 1 परमाणु x1, y का कितना परमाणु? 3 परमाणु x3 y3, और z का कितना परमाणु? 1, तो z1। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया आपको? सिंपल तो था, सिंपल, एकदम सिंपल था, कुछ नहीं है, कोई कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में। तो ये है हमारा सिंपल सिस्टम। अच्छा, इसको हम थोड़ा आसान बना देते हैं आपके लिए। ये हमने सिस्टम तो बता दिया, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम इसको जल्दी लिख देते हैं। यक्ष परमाणु संख्या बताइए, कितने परमाणु है? 8। तो 8, और एक परमाणु कितने भागों में बढ़ता है? 1/8 भागों में, तो 1/8, 8 से 8 कट गया, सीधा सीधा ये। y फेस पे कितने परमाणु है? 6, और एक तो कितने भागों में बढ़ता है? 2 भागों में, तो 1/2, 2 3 6 3, और ये जेड वाला नहीं बटेगा, सीधा सीधा एक फॉर्मूला वही आएगा। तो ये है हमारा सरल घन एकक सेल में अगर परमाणु कहीं पर दिया गया है तो उसके अणुसूत्र क्या होंगे, इसको हम निकालेंगे। अच्छा, तो हमने कोने पे बता दिया, कोने पे बता दिया कितने भागों में? 8 भागों में। फेस बता दिया 2 भागों में, समझ में आ रहा है आपको ना? फेस पे बता दिया 2 भागों में, इसी प्रकार आ गया। अब मान लीजिए कोर पे, बाल को जरा ये समझ लेंगे आप, कभी भी पूछ देता है, ये कोर है इसका। अब ये कोर पे मान लीजिए यहाँ पे कोई परमाणु रखा गया, गोला रखा गया है, तो वो गोला कितने भाग में बटेगा? मान लीजिए यहाँ पे रखा गया, ध्यान देंगे, थोड़ा दिक्कत हो रही है, कि यहाँ पे रखा गया, यहाँ पे कोर पे, तो ये जो है इसका भी भाग होगा, 1 2 बढ़ गए। ऊपर जो 2 रखे जाएंगे उसका भी भाग होगा, बात समझेंगे। यहाँ पे रखा गया तो ये दोनों का भाग है, ऊपर जो 2 रखा गया उसका भी भाग है, मतलब कि कोर पे रखा गया कितने भाग में? 4 भागों में। ये है नहीं बुक में, लेकिन आप जान लीजिए कि कोर पे यदि रखा जाएगा तो परमाणु कितने भागों में बटेगा? 4 भागों में। तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, गर्भ पौनेट होगा तो 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है हमारा, हमने आपको ये क्वेश्चन में से समझा दिया। आगे बढ़ेंगे, हमने सारी चीजें तो समझा दी आपको। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे संकुल दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी। संकुल दक्षता का मतलब क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, उससे पहले जब हम थोड़ी सी अरेंजमेंट सीख लेते हैं। मान लीजिए ये हमने एक घन बनाया, हमने आपसे कहा घन ही आपको पढ़ना है, तो ये हमने एक घन बनाया। अब इस घन में हम परमाणु को रखेंगे, इस घन में हम परमाणु को रखेंगे और रखने के बाद हम देखेंगे कि भाई, अच्छा हम आपको बता देते हैं, जब ये घन है तो क्या इसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगी? मतलब ये A है तो ये भी A है, और ये भी क्या है? A ही है, ये सभी A है।
आसान है, ये सारे परमाणु ए है। तो अब मान लीजिए कि आपको ये जानना है कि जो सरल घन एकक सेल होता है उसमें ये ए मैं मिटा देता हूं, उसमें सरल घन एकक सेल या अन्य का भी कैसे अरेंजमेंट होती है। तो इसके लिए मैंने ये लिया हुआ है, इस पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए ये है, तो इस कोने सरल घन एकक सेल का मतलब कि परमाणु जो है 8 कोनों पर रखा जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि जब परमाणु 8 कोनों पर रखा जाता है 1/8वां भाग ही इसका होगा, तो इसको आप ऐसे दिखाएंगे, ये मतलब कि ऐसे, और फिर इधर से ऐसे, फिर इधर से सॉरी इधर से ऐसे, ये ऐसे जाएगा। मतलब क्या हम कहना चाह रहे हैं, बात को समझेंगे कि यहाँ पे एक गोला इस कोने पे ऐसे रखा गया और यहाँ पे एक कोने पे एक गोला रखा गया, ऐसे कुछ, ठीक है। तो अब हमको बताइए, ये तो इसकी भुजा ए है, ए, ये भी ए है और ये भी ए ही है। हमने सरल घन एकक सेल की बात की तो परमाणु केवल 8 कोनों पर होंगे, मतलब ये यहां पे भी होगा और इधर भी ऐसे होगा, मतलब ऐसे ही होगा। सपोज कर लीजिए ये हमने आगे वाले 4 फलकों पर 4 परमाणु रखे, इसी तरह पीछे वाले भी 4 फलकों पर 4 परमाणु होंगे गोलाकार। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सरल घन एकक सेल है। क्या है ये? सरल घन एकक सेल। याद रखिए ये सरल घन एकक सेल है। तो सरल घन एकक सेल में परमाणु केवल 8 कोनों पर रखा गया है, ये परमाणु लगभग टच करते हैं। तो अब आप बताइए कि ये पूरा ए है तो ये भी ए होगा, लेकिन ये जो गोला है इसकी त्रिज्या होगी r, ये भी गोला है इसकी त्रिज्या होगी r। ध्यान देंगे। तो सरल घन एकक सेल में अगर कोई सरल घन एकक सेल है उसका कोर मतलब उसकी जो भुजाएं हैं वो ए है, यानी कोर मतलब जो भुजाएं हैं वो क्या है? ए है। और जो परमाणु कोनों पर रखे गए हैं यानी जो परमाणु कोनों पर रखा गया है उसकी जो परमाणु त्रिज्या है वो है r। ध्यान दीजिएगा, हमको संकुल दक्षता पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ने के लिए प्रत्येक कैटेगरी का मतलब कि सरल घन एकक सेल, काय केंद्रित घन एकक सेल और फलक केंद्रित घन एकक सेल में का सभी का ए और आर के मध्य संबंध पढ़ना होता है। ए और आर के मध्य यूपी बोर्ड में ये मतलब नहीं पूछा जाता है, रेयर है, ये किसी कंपटीशन बेस्ड है। किसी कंपटीशन में आपसे पूछा जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपसे ऐसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले जब हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप घन के कोर मतलब उसकी भुजाएं ए और परमाणु की त्रिज्या r के मध्य संबंध की गणना आप करोगे। सबसे पहले ए। अच्छा, संकुल दक्षता का मतलब होता क्या है, हम आपको ये बता देते हैं कि संकुल दक्षता का मतलब होता है कि ये जो परमाणु इसमें रखे गए हैं वो इस घन का कितना परसेंट भाग भर देंगे यानी फुलफिल कर देंगे, उसको हम संकुल दक्षता कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने आपसे कहा कि सपोज कर लेते हैं हमने आपसे कहा कि ये हमारे पास ग्लास है, समझेंगे, ये हमारे पास ग्लास है और इस ग्लास में हमने कुछ चीजें डाली। जैसे मान लीजिए हमने ये 3 मार्कर्स इस ग्लास में डाल दिए, समझेंगे। ये ग्लास था हमारे पास, संकुल दक्षता पैकिंग एफिशिएंसी, ध्यान दीजिएगा, ये ग्लास था हमारे पास और इस ग्लास में हमने ये 3 पेन जो है मार्कर्स हमने इसमें डाल दिए। आपसे पूछा जाएगा बताइए इसकी पैकिंग एफिशिएंसी मतलब संकुल दक्षता क्या है, संकुल दक्षता क्या है। तो अब आप क्या करोगे, संकुल दक्षता के लिए
इनके द्वारा घेरा गया स्थान निकालो, मतलब कि वॉल्यूम निकालो। क्या निकालो? आयतन। इनके द्वारा, इनका आयतन बटे इसका आयतन, मतलब ये जितना स्थान घेरा, ये जो है इसका कितना परसेंट स्थान घेर रहा है, उसी को हम संकुल दक्षता बोलते हैं। एक ग्लास थी, इसमें हमने रख दिया। अब हम सपोज कर लेते हैं कि, एक सेकेंड, अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारा ग्लास है इसका आयतन है 24 सेंटीमीटर या मीटर क्यूब, कुछ भी मान लीजिए मीटर क्यूब, 24 मीटर क्यूब इस ग्लास का आयतन, इस ग्लास द्वारा घेरा गया कुल स्थान। अच्छा, दूसरा, इस पेन द्वारा घेरा गया कुल स्थान सपोज कर लेते हैं कि 4 मीटर क्यूब है, पेन द्वारा सपोज कर लेते हैं, सपोज कर रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा बताइए इसकी संकुल दक्षता कितनी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा कि 4/24, मतलब कि पेन द्वारा घेरा गया कुल आयतन बटे उस ग्लास का यानी उस पात्र का कुल आयतन और गुणे 100, यानी 4 × 6 = 24 और 100/6 यानी 50/3। समझ में आ रहा है आपको? 50/3 मतलब 16 पॉइंट समथिंग, जो 16 पॉइंट समथिंग आएगा उतना ही परसेंट उसकी संकुल दक्षता होगी। यानी संकुल दक्षता क्या है, तो संकुल दक्षता का मतलब कि परमाणु द्वारा घन एकक सेल का कितना स्थान घेरा गया है वही उसकी संकुल दक्षता कहलाती है, कितना परसेंट स्थान। तो हम यहाँ पे आते हैं, ये बता देता हूँ यार। कोर ए परमाणु त्रिज्या, कोर ए परमाणु की त्रिज्या r। सबसे पहले आपको ए और आर में संबंध निकालना होगा। तो आप बताइए कि क्या बाबू ये पूरा ए यहां से लेकर यहां तक ए है? अरे सभी कोर बराबर है तो यहां से लेकर यहां तक क्या होगा? ए। और क्या इस ए में ये आर और ये आर क्या दोनों मिले हुए हैं? यानी हम ये कह सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, मतलब सरल घन एकक सेल के लिए यदि परमाणु सरल घन एकक सेल में है तो ए बराबर कितना आएगा? 2r। ए बराबर 2r। देखिए पूरा ए इतना r और r प्लस r बन के बराबर a, तो मतलब a बराबर कितना? 2r। समझ में आ गया होगा? तो अब अगर हमें निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब कि संकुल दक्षता, ध्यान देंगे संकुल दक्षता तो होता है V ऑक्यूपाइड और बटे V टोटल, V ऑफ यूनिट सेल कह सकते हो, यूसी यूनिट सेल, पूरे यूनिट सेल का, और गुणे 100। अब V ऑक्यूपाइड ध्यान देंगे आप, हमने आपको कहा पीछे ही कि जब परमाणु केवल कोनों पर रखा जाता है तो वो 8 भागों में बढ़ता है, यानी इन 8 परमाणुओं का 1/8वां भाग इसका है, यानी कुल मिलाकर 1 परमाणु। पीछे हमने x का निकाल के दिखाया था आपको, 1 कोने पर रखा गया था, तो हमने कहा कि एक ही परमाणु जो है इसके लिए है, तो एक ही परमाणु है, तो इस एक परमाणु चूंकि गोला है तो उसका आयतन होता है 4/3 πr³। ध्यान देंगे V और 4/3 πr³, और इस घन का आयतन होता है a³। 4/3 πr³ एक गोले का आयतन, क्योंकि इसमें एक ही गोला होगा, कोने पर होता है, तो एक ही परमाणु होता है इसके लिए। 1/8 + 1/8 हमने 8 बार जोड़ कर आपको बताया था कि x यदि कोने पे था तो x का एक ही परमाणु इसका है, तो उसी हमने एक गोले का आयतन लिख लिया और गुणे में 100, तो ये हमने बना दिया। अच्छा नेक्स्ट, अब a की वैल्यू कितनी आई है? 2r, तो मतलब कि 3 नीचे चला जाएगा, 3 और πr³, 3 नीचे गया है, a की जगह जब 2r रखोगे तो 2r का क्यूब बन जाएगा, अब गुणे कितना हो जाएगा? 100, यानी कि 4πr³ बटे 3 और 2 × 4 = 8, 8r³ गुणे 100, r³ से r³ कैंसिल, 4 दूनी 8 हो गया। पाई की वैल्यू आप 22/7 रख लो, तो 7 नीचे आएगा, 3 दूना 6 नीचे इंतजार कर रहा है, समझ में आ रहा होगा? 3 दूना 6 और 7 तो नीचे आया था, गुणे 100, ये बन गया आपको। इसको आप साल करोगे 52% के करीब आएगा, तो इसको हम कहते हैं कि यही 52% इस सरल घन एकक सेल का संकुल दक्षता है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अपलोड नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको यही रोक रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगर अच्छा लगता है तो बताइए कमेंट में, ताकि हम और वीडियोस बनाएं। इस लॉकडाउन में भाई सबके लिए दिक्कत है, और बहुत सारे टीचर्स जो है मार्केट में है ही हैं,
तो सबको जाके चढ़ाइए कि भाई एक एक वीडियो सब लोग 2-2 3-3 चैप्टर के, अगर एक 2-2 चैप्टर का सब लोग बना दें तब भी आपका पार घाट लग जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे। थोड़ा जाओ, सबसे कहो भाई सब लोग जैसे हम डाल रहे हैं वैसे सब लोग डालें, तो थोड़ा बहुत उससे तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। 2 हेल्प होगी उससे। पहला तुम्हें ये इस लॉकडाउन में कम से कम कवर हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम होना है सेम टाइम पे, तो कुछ ना कुछ कवर होता रहेगा। यहाँ पे जो लोग पढ़ाएंगे, बहुत सारे टीचर्स, हर गली में तो टीचर मिल रहे हैं महानपुर में, जाओ पकड़ लो किसी को, थोड़ा दिमाग लगाओ यार।